Okay, today we'll talk about government macroeconomic objectives. Okay, ये जो ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें पहला हमें नजर भी आ रहा है अभी, तो ये क्यों रखे जाते हैं? टू कंट्रोल द इकोनॉमी। ठीक है, अब इकोनॉमी कंट्रोल करने का मतलब क्या है? कि इकोनॉमी को कंट्रोल करना है सो दैट वेल बीइंग ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री कैन बी मैक्सिमाइज्ड। यही मतलब होता है ना, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर से बेहतर किया जाए, पब्लिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जाए। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं ताकि इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जा सके फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। तो उसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव पहला आता है वो है लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और ये हमने इससे बात अच्छे से थोड़ी सी की थी इन्फ्लेशन के बारे में, कि इन्फ्लेशन जो है वो क्या होता है भला। वैसे चैप्टर में हमने पढ़ना है जरूर। सर, रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। जी, रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में बढ़ने का रेट। वो रेट कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन लो हो और स्टेबल भी हो। अच्छा, अब ये ना लो एंड स्टेबल को थोड़ा सा आप समझ जरूर लें। लो हम बोलते हैं, लो इन्फ्लेशन बोलते हैं जी 0 से 5%, क्योंकि इन्फ्लेशन परसेंटेज में होती है, रेट ऑफ इंक्रीज होता है ये। तो अब इसके दरमियान अगर इन्फ्लेशन रहती है तो वो लो है। ठीक है, स्टेबल का मतलब क्या है? कि इट शुड नॉट फ्लक्चुएट मच। कि जैसे अगर इन्फ्लेशन जो है वो 0.1% थी किसी एक साल में, फर्ज किया 0.1%, और वो अगले साल हो गई 5%, तो ये हम कहेंगे लो इन्फ्लेशन है, लेकिन ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब ये है कि इट्स हार्ड टू प्रिडिक्ट। तो आप गवर्नमेंट के लिए मेजर्स लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो स्टेबल हो जिसमें इन्फ्लेशन में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आ रही हो, मतलब कीमतें जो बढ़ रही हैं। लो इन्फ्लेशन तो यही होती है ना कि प्राइसेस राइज स्लोली, कीमतें जो बढ़ रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़े और आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ती रहे, और उसमें कोई ज्यादा इजाफा ना आए। अच्छा, अब एक बात है कि ये लो स्टेबल तो हमें चले समझ आ रही है। अच्छा, इसी तरह से एकदम से इन्फ्लेशन 20% हो गई। अब ऑफ कोर्स ये हम कहेंगे ये अब लो भी नहीं रही, क्योंकि अब वो 5% से ऊपर चली गई ना, तो लो भी नहीं है और अनस्टेबल भी है। ये जो मैंने एग्जांपल दी है, इस केस में लो तो है लेकिन स्टेबल नहीं है। अच्छा, तो हमने क्या करना है? दोनों काम। अच्छा, 20 से ना अगले साल हो गई 20.5%, उससे अगले साल हो गई 20.9%। अब ये जो हम बता रहे हैं ये इन्फ्लेशन लो नहीं है। ठीक है, हम इसको हाई इन्फ्लेशन बोलेंगे, लेकिन ये स्टेबल जरूर है। क्यों भला, बता दो। सर, क्योंकि सिर्फ 0.3 और 0.6% से बढ़ रही है। जी, क्योंकि फ्लक्चुएशन इन्फ्लेशन में ज्यादा नहीं आ रही। तो अच्छा, अब ये तो हमें समझ आ रही है। अच्छा, और इन्फ्लेशन स्टेबल क्यों रहनी चाहिए? ताकि आपके लिए प्रिडिक्ट करना आसान हो, और गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को जो मेजर्स लेने हैं वो गवर्नमेंट वो मेजर्स ले सके। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रही तो गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी, ना कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में लग जाए या ये देखने में लग जाए कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। ऑफ कोर्स, जब ज्यादा तेजी से कीमतें बढ़ेंगी और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे तो लोगों की इनकम भी तो कम हो जाएगी ना। इनकम मतलब इन रियल टर्म्स, मतलब ये कि परचेजिंग पावर की शक्ल में पैसे तो उतने ही होंगे, लेकिन अब द सेम अमाउंट ऑफ मनी कैन नॉट बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच द पीपल वर एबल टू बाय अर्लियर। तो हम कहेंगे कि आपकी परचेजिंग पावर जो है वो गिर गई है। तो फिर गवर्नमेंट को उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो स्टेबल होने से क्या होता है कि गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन अदर मैटर्स। तो अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वेलबींग ऑफ द पीपल, वगैरह वगैरह। अच्छा, और लो क्यों जरूरी है?
हाई तो चलो समझ आती है ना कि अनस्टेबल भी ना हो ताकि आसानी से आप प्रिडिक्ट कर सकें, और हाई भी ना हो ताकि लोगों की परचेजिंग पावर पे भी ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। ये तो समझ आती है, लेकिन सवाल ये है कि लो इन्फ्लेशन की क्या जरूरत है? आप कहें कि सर कीमतें कम हो जाए, क्या ख्याल है? ऐसे नहीं होना चाहिए, कीमतों को कम ही कर दें, यानी कि वो जो मैंने आपको बताया था, इन्फ्लेशन को नेगेटिव कर देना। इन्फ्लेशन नेगेटिव होगी तो कीमतें गिरेंगी, और कीमतें गिरेंगी तो लोगों को फायदा ही हो रहा है ना, कि चीजें सस्ती मिलेंगी। क्या ख्याल है? वो ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं रखा हुआ? हमने रखा लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सर शायद इसलिए क्योंकि उससे सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। जी शायद नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जब डिफ्लेशन होगी तो प्राइसेस गिरेंगी, एंड व्हेन प्राइसेस फॉल प्रोड्यूसर्स टेंड टू रिड्यूस देयर सप्लाई, क्योंकि उनको इंसेंटिव नहीं मिल रहा, अब प्रॉफिट जो उनको कम नजर आएगा। अच्छा, एक तो ये बात है, बिल्कुल आपने सही बताया। दूसरी एक और बात है, अच्छा जब प्रोड्यूसर नहीं बनाएंगे तो जीडीपी कम बनेगा, तो सिचुएशन विल बी डिजास्ट्रस फॉर द इकोनॉमी, फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। अच्छा, क्योंकि उनको लोगों को लोग चीजें ढूंढ रहे हैं, चीजें मिल ही नहीं रही क्योंकि बन ही नहीं रही। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने ना, आप बताओ फेवरेट चीज आप कौन सी, अगर आपके पास पैसे हो तो आप क्या चीज लेना पसंद करोगी रेगुलर बुक्स। बेसिस? बुक्स, वाह, कौन सी? सर रीडिंग बुक्स। अच्छा, रीडिंग बुक्स आप। नॉवेल्स। अच्छा, नॉवल वगैरह, अच्छा कौन सी, फिक्शन या कोई सस्पेंस वाले? सर सस्पेंस। अच्छा, ओके, ऑलराइट। अच्छा, लेट्स से आपको, आप ना शॉप पे जाती हो नॉवल लेने के लिए, और यू कम टू नो कि नॉवल जो है ना वो कल आपको 50% कम कीमत पे मिलेंगे, क्या करोगे आप? सर कल जाके बहुत सारी ले लूंगी। हाँ जी, तो आप कल वापस आ जाओगी और कहोगी कल जाऊंगी। कल गई, तुमने कहा जी अब 20% कीमत और कम हो रही है एक दिन बाद, तो आप फिर वापस, फिर कहोगी कल मैं और ले लूंगी, तो अभी क्या जरूरत है लेने की, अभी मैं जितने लूंगी कल जो है उससे कहीं ज्यादा ले लूंगी उतने पैसों में। तो क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स टेंड टू पोस्टपोन देयर स्पेंडिंग, क्योंकि जब हम डिफ्लेशन की बात करते हैं ना, तो डिफ्लेशन का मतलब ये नहीं है कि प्राइसेस गिर गई, ठीक है, उसका मतलब होता है कि प्राइसेस कीप ऑन फॉलिंग, persistent fall in the level of prices, in the प्राइस लेवल भी बोल सकते हैं। इन्फ्लेशन भी यही होता है कि कीमत बढ़ गई, ये इन्फ्लेशन नहीं है, प्राइसेस कीप ऑन राइजिंग, ये इन्फ्लेशन होती है। तो जब कीमतें गिरती जा रही हैं तो लोग तो पोस्टपोन ही करते जाएंगे, तो स्पेंडिंग भी डिले हो जाएगी, तो उधर प्रोड्यूसर भी डिस्करेज हो रहा है, उधर खरीद भी कोई नहीं रहा, तो फिर तो आपकी इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स कर जाएगी। और ये रिसेशन में यही होता है, जब इकोनॉमी फ्रीज ही हो जाती है फिर, तो ये बहुत डिजास्टर्स सिचुएशन है। बज़ाहिर लगता है कि डिफ्लेशन अच्छी है, लेकिन वो बहुत बुरी है इकोनॉमी के लिए। तो इन्फ्लेशन होनी चाहिए बहुत थोड़ी थोड़ी, और जिसको प्रोडिक्ट भी किया जा सके, यानी कि स्टेबल हो। तो अब उसके फायदे लिखे हैं, एक तो रिड्यूसेस परचेजिंग पावर। अच्छा, कि ये लिखा ना कि अगर लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन नहीं होगी, मतलब अगर हाई होगी, तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी इनकम में तो उतना इजाफा नहीं ना हो रहा, इतना के इजाफा अम, जितना इजाफा प्राइसेस में हो रहा है। अच्छा, मैंने आपको एग्जांपल तो दी है अभी बुक्स की, लेकिन याद रखें कि बुक्स की कीमतें बढ़ने को इन्फ्लेशन नहीं बोलते, क्यों भला? सर क्योंकि सिर्फ एक प्रोडक्ट एक गुड की वो प्राइस बढ़ रही है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो, इट इज अबाउट ऑल द आइटम्स और मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन द कंट्री, उनकी बात की जाती है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, तो परचेजिंग पावर जो है वो आपकी, जब बढ़ेंगी कीमतें तो ऑफ कोर्स आपकी इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो उससे लिविंग स्टैंडर्ड ऑब्वियसली ड्रॉप करेगा लोगों का। स्ट्रगल फॉर लो इनकम ग्रुप्स दूसरा लिखा हुआ मैंने, वो क्या कि चलो आपकी लोगों की इनकम बढ़ रही है, उतनी नहीं बढ़ रही फर्ज किया, लेकिन बढ़ तो रही है ना। लो इनकम ग्रुप जो पहले ही आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नेसेसिटीज, तो दे विल बी इन डायर पॉवर्टी ना। परचेजिंग पावर कम होने से आपकी चले लिविंग स्टैंडर्ड लो हो रहा है, लेकिन ये जो लो इनकम ग्रुप है ये तो पॉवर्टी में ही चले जाएंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में, वोंट बी एबल टू मीट इवन देयर बेसिक नेसेसिटीज, फूड नहीं ले पाएंगे। तो
पॉवर्टी बढ़ेगी बहुत ज्यादा, और जब पॉवर्टी बढ़ती है तो फिर क्राइम भी बढ़ता है। आपको पता है कि देर आर मेनी रीजन्स इन अफ्रीकन कंट्री, जैसे आप नैरोबी को ले लो, इट्स वन ऑफ एन अफ्रीकन कंट्री। तो वहां पर देर आर सर्टेन एरियाज वेयर पुलिस tells you that okay, if you want to go beyond that, we are not responsible, क्योंकि the government of that country is not able to feed their people, and there is absolute poverty over there. तो वहां पर अगर आप आगे जाएंगे तो anybody can attack you and can snatch the valuables from you, or the money you have, or the watch you are wearing, or even the bangles or the jewelry you are wearing, they'll just snatch it. मतलब के यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि अगर आपने कांटों में बालों क्या कहते हैं, कानों में को बालियां थी, टॉप्स पहने, वो खींच के उतार लेंगे। कैन सो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो वो, और वो इसकी वजह यही है कि क्राइम रेट बढ़ा, क्यों बढ़ा हुआ है, अफ्रीकन कंट्रीज में भी क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, उसकी वजह यही है, लो इनकम ग्रुप्स आर नॉट एबल टू सर्वाइव। अच्छा, फिर हायर तो क्राइम रेट बढ़ेगा तो रेपुटेशन भी खराब हो जाती है कंट्री की, फिर इन्वेस्टर्स भी नहीं आते इस मुल्क के अंदर, तो फिर एम्प्लॉयमेंट पहले ही कम होती है, वो फिर बिल्कुल ही नहीं होती। तो ये इस तरह से आप यू कैन मेक कनेक्शन एज वेल वाइल डेवलपिंग योर पॉइंट। फिर हायर बिजनेस कॉस्ट हायर होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि व्हेन यू बाय रॉ मटेरियल, जैसे कि हम पेट्रोल की बात करते हैं, तो आप सुन रहे होगी वैसे कि पेट्रोल को अभी एक आधे महीने से क्या हो रहा है पेट्रोल की प्राइस को, कुछ पता है? सर इंक्रीज हो रही है। जी, इंक्रीज हो रही है, और बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रही है, बहुत ज्यादा, ये 2-5 रुपए की नहीं हो रही, इंक्रीज ज्यादा हो रही है। तो आप इमेजिन करो ना कि पेट्रोल जो है वो तो इट इज अ नेसेसिटी, एसेंशियल आइटम फॉर एवरी बिजनेस। ट्रांसपोर्टेशन आपने करनी है, रॉ मटेरियल लेना है या सप्लाई करना है कस्टमर को, तो आपको तो ऑयल पेट्रोल इस्तेमाल करना ही करना है, तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की। जब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी तो टू कवर दैट हायर कॉस्ट यू विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसी तरह अगर आपने रॉ मटेरियल लेना है तो रॉ मटेरियल की भी प्राइस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो कहीं से ट्रांसपोर्ट होके ही आना है ना। तो खैर ऑयल की बात नहीं, और चीजों की बात भी हम कर सकते हैं। तो फिर आपकी प्राइसेस जो जब हायर बिजनेस कॉस्ट होगी तो उनका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, अगर इन्फ्लेशन जो है ना वो अपना ज्यादा है। तो हायर बिजनेस कॉस्ट अगर होगी तो बिजनेसेस या तो हायर प्राइस पास ऑन करेंगे, इफ दे आर नॉट एबल टू डू इट तो फिर दे कांट सर्वाइव, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रॉफिट स्क्वीज कर देगा, दे वुड गेट डिस्करेज्ड। तो यहाँ पर भी एक इशू, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुई हुई है तो लोग तो आगे हेजिटेट कर रहे हैं लेने से, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू होल्ड। तो अगर कॉस्ट भी उनकी बढ़ती है और वो प्राइस भी ना बढ़ा पाए तो फिर करेंगे क्या वो? तो फिर ऑफ कोर्स दे एंड अप क्लोजिंग डाउन देयर बिजनेस, उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। अच्छा, फिर लोअर एक्सपोर्ट्स एंड हायर इंपोर्ट्स की बात अगर हम कर लें तो ये तो आपको समझ आती ही होगी, कैसा क्यों है भाई, बोला बता सकती हो ना क्या? लोअर एक्सपोर्ट्स, सर लोअर एक्सपोर्ट्स इसलिए होंगे क्योंकि जो फॉरेनर्स होंगे उनके लिए गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और हायर इंपोर्ट्स इसलिए होंगे क्योंकि इंपोर्ट्स चीपर हो जाएंगे जो लोकल गुड्स से। जी बिल्कुल आपने सही बताया, और उससे एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? आगे का डेवलप, वैसे ना हमने ये आखिरी चैप्टर में इस पे पढ़ना है, लेकिन अब आया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो हमें इसको देखना पड़ेगा ना डेवलपमेंट करने के लिए। क्या होगा इससे? सर इससे नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। वेरी गुड, एक तो ये बात आपने सही की है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट तो होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हुआ है। इससे क्या होगा? फर्दर डेवलपमेंट नेगेटिव हो गया तो क्या क्या मत आ गई, हो गया फिर अब सर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो जाएंगे, जैसे पाकिस्तान में एसेंशियल खत्म। इंपोर्ट्स नहीं कर सकेंगे। हाँ जी, जैसे पाकिस्तान में खत्म हो गए, और फिर आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो जब आप इंपोर्ट में अगर आपका ऑयल भी है, मेडिसिन भी है, और एसेंशियल आइटम भी है, तो फिर आप गए ना, आपकी इकोनॉमी तो फिर क्रैश कर जाएगी एकदम से। अब वो एवरीथिंग विल बी मेस।
तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है इससे। रेस्टलेसनेस chaos हर जगह आ जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं अगर हम तो आगे हमारे पास अगला जो ऑब्जेक्टिव आता है, तो हमने देख लिया इंपॉर्टेंस व्हाई गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये दो तरीके थे कि अगर पेपर में भी सवाल है तो या तो आप बताओ कि लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के फायदे क्या है, या आप बताओ कि लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं होगा तो नुकसान क्या है। मैंने क्या किया, मैंने नुकसान बता दिए। आप चाहो तो इसी को रिवर्स कर लो कि फायदा क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, लो इनकम ग्रुप जो है ना वो सर्वाइव कर पाएंगे, बिजनेस कॉस्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो जाएंगी, इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगी। तो ये ऑपोजिट दोनों बातें ठीक है, लेकिन अगर आप इन दोनों को लिख दो कि सवाल आता है कि डिस्कस स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन अच्छी बात है कि बुरी बात है, तो ये एक ही पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि आप उसी को उल्टा कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, तो वो एक ही है। लेकिन आप, आपकी मर्जी है, आप किस तरह से इसको आंसर में लिखना चाह रहे हो। लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के फायदे या लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन ना होने से नुकसान क्या हो। इन बोथ केसेस इट विल टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। अच्छा, सेकंड इज हाई एंड स्टेबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाई चाहिए और स्टेबल, ये ना हो कि थोड़ा एम्प्लॉयमेंट बढ़ी फिर कम हो गई। तो आपको एम्प्लॉयमेंट तो हाई चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो क्या होगा, फॉल इन जीडीपी। क्यों बोला, जीडीपी क्यों गिरेगी? क्योंकि सिर्फ फैक्टर इज नॉट बीइंग द रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड टू इट्स फुलेस्ट। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने कहा। सोर्सेज इस्तेमाल नहीं होंगे तो फिर जीडीपी भी नहीं बढ़ेगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो goods won't be available to the people to meet their needs and wants, resulting in lower living standard as well. या इसको आप एक्सपोर्ट्स के साथ लिंक कर सकते हैं कि लोअर एक्सपोर्ट्स एज वेल, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे अनफेवरेबल इम्पैक्ट आएगा, इधर भी जा सकते हैं। इट्स एंटायरली अप टू यू। अच्छा, फिर वेलफेयर पेमेंट्स रिक्वायर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में लिखा हुआ है, वेलफेयर पेमेंट में आप अगर चाहें तो इसको ट्रांसफर पेमेंट भी बोल सकते हैं, हमने इसको शायद पढ़ा हुआ है। तो ये भी एक इशू है। इफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट कम है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हुई ना, तो गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा लोगों को। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिर ये इसको हम बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, और मैंने इसलिए फ्री पेमेंट भी इसके लिए इस्तेमाल किया। क्या जी, और ये क्या होता है नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, क्या होता है ये? हैं? इससे शायद जिससे मतलब कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा इकोनॉमी को। हम फायदे यानी कि ऐसी पेमेंट जिसके बदले, जिसके अगेंस्ट कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, गुड या सर्विस। जैसे मैंने बताया, आप अगर मुझे फी पे करती हो तो इट्स अ प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बिकॉज एज अ रिजल्ट सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। लेकिन ये जो वेलफेयर पेमेंट दे रहे हैं उनको, अनएम्प्लॉयड लोगों को, तो बदले में वो क्या दे रहे हैं गवर्नमेंट को, बदले में कुछ प्रोड्यूस करके दे रहे हैं गुड या सर्विस, नो। तो वेस्ट हो रहा है ना ये। तो रादर अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम होगी तो दैट अमाउंट कैन बी यूज फॉर सम प्रोडक्टिव पर्पस, जिससे जीडीपी ग्रो बढ़ सके, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सकें, कोई पावर जनरेशन प्रोजेक्ट है, कोई स्कूल बना सकें, कोई हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर सकें। ये सब प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। तो ये आपकी एक किस्म की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी कि द अमाउंट स्पेंट ऑन people unemployed can be spent, could have been spent somewhere else. तो दैट बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि अब वो खर्च नहीं कर सकते। तो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को हर गवर्नमेंट अवॉइड करना चाहती है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़े। अच्छा, फिर थर्ड वन इज बर्डन ऑन दोज हु आर एम्प्लॉयड। ये कैसा बर्डन है भाई, एम्प्लॉयड है तो अच्छी बात है ना, बर्डन क्या हुआ, क्या बर्डन? तो पल्ले बढ़ती है बात, किस किस्म का बर्डन आ गया ये? नहीं पड़ रही पल्ले। अच्छा, ये देखो, बर्डन दो तरह से आएगा एम्प्लॉयड पे। एक तो इंक्रीज इंक्रीज डिपेंडेंस। डिपेंडेंट्स कौन होते हैं?
डिपेंडेंट्स होते हैं हु आर डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। तो अगर घर में 10 अफराद थे और 8 कमाने वाले थे, तो अब जो है वो सिर्फ एक ही रह गया, बाकी जो है वो अब नहीं कमा रहे, अनएम्प्लॉयड हो गए। अब उस बंदे की अकेले की इनकम पे सारे डिपेंड करेंगे, तो बर्डन बढ़ गया ना उस बंदे के ऊपर। एक बात। दूसरी बात, जब अनएम्प्लॉयड लोग ज्यादा हो गए हैं तो गवर्नमेंट को तो वेलफेयर पेमेंट देनी है ना उनको। तो गवर्नमेंट का तो वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो क्या है? ये जो वेलफेयर पेमेंट है, टैक्सेस। जी, ये जो वेलफेयर पेमेंट है, इट इज फंडेड बाय टैक्सेस। और टैक्सेस लोगों से लेने हैं, लेकिन लोग तो अब काम ही नहीं कर रहे, जॉब ही नहीं कर रहे, तो इनकम ही जनरेट नहीं कर रहे, तो टैक्स कहाँ से लें? और चीजें भी नहीं खरीद रहे क्योंकि पैसे नहीं है। तो ना तो जो चीजों पे टैक्स लगता है वहां से आ रहा है, और ना ही जो इनकम जनरेट होती है वहां से भी टैक्स नहीं आ रहा, यानी कि टैक्स रेवेन्यू कम हो गया। तो लेकिन गवर्नमेंट को तो फंड करना है वेलफेयर पेमेंट, और इनफैक्ट वेलफेयर पेमेंट पहले से ज्यादा देनी पड़ेगी, अनएम्प्लॉयड ज्यादा हो गए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जो एम्प्लॉयड लोग हैं उन पे टैक्सेस बढ़ा देगी। इनकम टैक्स बढ़ा दिया, तो अब वो जो काम कर रहे हैं पहले कहते हैं यार हमारा ये कसूर है कि हम जॉब कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको पहले से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि कम लोग हैं, और आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू पहले से ज्यादा चाहिए क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयड ज्यादा हैं। तो ये दो तरह से बर्डन आ जाएगा एम्प्लॉयड लोगों के ऊपर, कि एक तो अब फैमिली को रन करना मुश्किल, ऊपर से टैक्स ज्यादा लग गया तो इनकम और स्क्वीज कर जाएगी, तो इम्पैक्ट और बुरा हो जाएगा उनके लिविंग स्टैंडर्ड पे भी। और एम्प्लॉयड लोग फिर हो सकता है दे विल ऑल्सो गेट डिस्करेज टू वर्क, तो दे माइट लीव द जॉब एज वेल, कि यार क्या फायदा करने का, इतनी मेहनत करें और पैसे बन नहीं रहे, उल्टा बर्डन ही पड़ रहा है। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सही हो गया ना? यस सर। ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं कि गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, अब इस पे आप देखें तो तीसरा हमारे पास आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, पता है आपको? सर इंक्रीज इन आउटपुट। हाँ, इनकी ये आपने बात तो सही की है। वैसे हमने इसको आगे पढ़ना है, लेकिन मैं पहले ही आपकी ग्राउंड थोड़ी बनाता जाऊंगा ताकि आगे में आसानी हो जाए। इंक्रीज इन रियल आउटपुट, अभी आपको समझना है ये रियल क्या चीज है। आउटपुट नहीं लिखा मैंने, रियल लिखा है, ये समझ आती है? नहीं ना? नहीं सर। अच्छा, अब देखो और करो कि हम इसको ना रियल जीडीपी भी बोल सकते हैं। आउटपुट की जगह पे मैं रियल जीडीपी भी इस्तेमाल, आउटपुट जीडीपी होती है ना। तो अब मैं ये कहता हूँ कि एक कंट्री है, एक टाइनी कंट्री है, ठीक है जी, टाइनी, छोटा सा, वो ना जीडीपी बनाता है, दो चीजें बनाता है क्या, टू कार्स बनाता है। और जो एक गाड़ी की प्राइस है वो है 10 लाख, ये 10 लाख हो गया। करेंसी जो मर्जी ले लो। अब इसका मतलब है कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 20 लाख आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये जीडीपी है किसी भी कंट्री की, ऐसे ही निकलती है ना, उनकी जो मार्केट वैल्यू है जितने पे वो बिकती है वो है। अच्छा, क्या हुआ, ये तो है जी आपका ईयर 1, ये आपका ईयर 1 था। तो क्या हुआ कि ईयर 2 जब आया तो उसमें कीमतें चेंज हो गई। क्या हुआ जी ईयर 2 में, यहाँ कर लेते हैं, जहाँ पे जगह है वहीं करेंगे ना। ईयर 2 उसमें क्या हुआ कि जो प्राइस थी ना वो हो गई 15 लाख, इन्फ्लेशन हो गई ना। अच्छा, गाड़ियां वो दो ही बना रहे हैं, तो अब क्या होगा, वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गाड़ियां बन रही हैं, तो अब हो गई 30 लाख।
तो क्या हुआ, आपकी जो जीडीपी है वो बढ़ के 30 लाख हो गई। ठीक है, तो इज इट इकोनॉमिक ग्रोथ? नो सर। क्यों? जीडीपी तो बढ़ रही है। सर शायद इसलिए क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है और नंबर ऑफ गुड्स नहीं बढ़ रहे। यस, यानी कि वैल्यू बढ़ रही है, क्वांटिटी वही की वही है। इसी को बोलते हैं रियल आउटपुट या रियल जीडीपी। यानी कि आप प्राइसेस को कांस्टेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि आउटपुट के जीडीपी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। यानी कि अगर हम प्राइसेस को कांस्टेंट कर दें तो वैल्यू तो वही आएगी। अगर मैं 15 लाख ना करूं, 10 लाख ही कर दूं ईयर 2 में भी, तो आपकी जीडीपी उतनी होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर रियल जीडीपी में कोई चेंज नहीं आया, गाड़ियां दो ही बन रही हैं, तो दो ही लोगों को मिलेंगी, ज्यादा लोगों को नहीं मिलने वाली, तो लिविंग स्टैंडर्ड भी नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए हम जीडीपी नहीं लेते, हम रियल जीडीपी लेते हैं कि प्राइसेस के फैक्ट को निकाल दें, बिकॉज इट मिसगाइड्स, मिसलीड्स पीपल, गवर्नमेंट। तो हम रियल जीडीपी को कंसिडर करते हैं। तो ये और यही रियल जीडीपी है। तो ये अभी जो मैंने निकाला है ना 30 लाख, इसे बोलते हैं मनी जीडीपी। इसका एक और नाम भी है, नॉमिनल जीडीपी। बहरहाल ये हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि अगर आपने मार्केट वैल्यू की शक्ल में देखना है तो वो कितनी आ रही है, तो वो आप इस तरह से देखा। तो हम यहाँ कहेंगे कि रियल जीडीपी वहीं की वहीं है, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे भी 2 थी, यहाँ पे भी 2 है। अफेक्ट है सिर्फ प्राइस का। तो मनी जीडीपी में प्राइस के इफेक्ट को भी कंसिडर करते हैं और क्वांटिटी को भी करते हैं, लेकिन रियल जीडीपी में प्राइस के इफेक्ट को कंसिडर नहीं किया जाता। और अगर प्राइस का इफेक्ट आया हुआ है तो उसको एडजस्ट करके निकाल दिया जाता है, सिर्फ आउटपुट के इफेक्ट को देखा जाता है। और असल में देखा जाए तो तभी तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और इसीलिए इसी को इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। वरना वैल्यू बढ़ती जाए, चीजें उतनी बन रही हैं, तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ उसे कैसे कहेंगे? लोगों को तो चीजें नहीं मिल रही, लिविंग स्टैंडर्ड भी नहीं बढ़ेगा इस तरह से। आई होप आपको समझ आ गई है। यस सर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमने वो समझ लिया, और बना के लिख दिया ना, एन इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आगे मैंने लिखा। अच्छा, एक बात और कि इकोनॉमिक ग्रोथ आपने, चुका आगे चैप्टर है जरूर, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ से जरूरी नहीं है कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ भी जाए। बढ़ सकता है, लेकिन उससे ना भी बढ़े, ये भी मुमकिन है। वो क्यों? तो इसीलिए एक ना टर्म होती है, मैं लिख रहा हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ, और एक मैं टर्म लिख रहा हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पता है आपको क्या फर्क है दोनों में? नो सर। नहीं, ग्रोथ तो हमने समझ आ गया कि क्या होती है, लेकिन ग्रोथ आपको श्योरिटी नहीं देती कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ में काफी चीजें होती हैं, जैसे पोल्यूशन। ठीक है, फिर ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन लेवल ऑफ क्वालिटी गिर गई, तो स्टैंडर्ड लिविंग थोड़ी ना बढ़ेगा। चीजें बेशक ज्यादा बने, लेकिन क्वालिटी तो डाउन हो गई, तो रिड्यूस्ड लेवल ऑफ, ऐसे कर लेते हैं। हो सकता है ये। ठीक है, फिर ग्रोथ हो रही है, क्या बन रही है? कैपिटल गुड्स। अब मुझे ये बताओ कि अगर कैपिटल गुड्स बन रही हैं तो एटलीस्ट शॉर्ट रन में तो आवाम को क्या फायदा होने वाला है उसका, मुझे बताओ उधर। अगर कैपिटल गुड्स बन रही हैं तो आवाम को फायदा हो रहा है? नहीं सर, क्योंकि नहीं, कंज्यूमर गुड्स नहीं बन रहे। नहीं बन रही, तो उनको तो कोई, हाँ, आगे जाके लॉन्ग रन में अगर कैपिटल गुड्स बन जाएंगी, उनको फिर इस्तेमाल करेंगे और कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, तो वहां हो सकता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और भी काम करती है, और क्या कि वो आपके रिसोर्सेज में रन आउट, इस्तेमाल कर करके आपने खत्म ही कर दी है, पर्टिकुलरली नॉन रिन्यूएबल अगर रिसोर्सेज हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ आउटपुट बढ़ाती है, लेकिन गारंटी नहीं देती कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। बढ़ भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है कि इट
might include economic growth, but it must result into economic well-being. पब्लिक वेलफेयर मैक्सिमाइज होना जरूरी है, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होना जरूरी है, ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कोशिश होती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इसीलिए आगे लिखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ना चाहिए साथ में। ये ना हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड ना बढ़ रहा हो। तो अब ये हमें चीज समझ आ गई। अच्छा, एक वर्ड इस्तेमाल होता है सस्टेनेबल ग्रोथ। वो यही होता है कि आप वो रिसोर्सेज इस्तेमाल ना करें जो खत्म हो जाएंगे, आप वो रिसोर्सेज इस्तेमाल करें जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखें। जैसे पेट्रोल की जगह पर आप सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर लें, कोल एनर्जी को इस्तेमाल कर लें जो ज्यादा है। तो अब इस तरफ भी आ रहे हैं ना, गाड़ियां भी आ रही हैं इलेक्ट्रिक, तो ये अब ताकि रिसोर्सेज आगे भी इस्तेमाल किए जा सके, जो अपकमिंग जनरेशन कमिंग जनरेशन जो होगी। तो ये इसको सस्टेनेबल ग्रोथ बोलते हैं। वरना तो इकोनॉमिक ग्रोथ के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो इतने होंगे कि आने वाली जो जनरेशन होगी उसको उसका फायदा नहीं होने वाला। तो बहरहाल ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है। सस्टेन से ही पता चलता है कि क्या किस किस्म की ग्रोथ होगी। तो उसके मिनिमम जो हार्मफुल इफेक्ट है उनको मिनिमाइज करें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है इसका फायदा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है लेकिन साथ में दे कीप अ चेक ऑन द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ टू इम्प्रूव द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। तो ये फर्क है। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें तो लो अब क्या है जी, अगर ये नहीं अचीव होता, आप इकोनॉमिक ग्रोथ और लिविंग स्टैंडर्ड नहीं अचीव करते या गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव नहीं सेट करती तो लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। ऑफकोर्स लोगों को चीजें नहीं मिलेंगी उनकी मर्जी की क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही। और एम्प्लॉयमेंट भी फिर नहीं होगी, जब आउटपुट नहीं बन रही तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, लोगों की इनकम भी नहीं होगी, फिर वो कुछ खरीद भी नहीं सकेंगे, परचेजिंग पावर कम, नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई नहीं होंगी, लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, पॉवर्टी प्रिवेल करेगी, वगैरह वगैरह। आगे भी हो सकता है बड़ा, क्राइम रेट, बैड रेपुटेशन ऑफ द कंट्री। अच्छा, लो टैक्स रेवेन्यू एंड हेंस लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी सारी बात है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही तो ना तो इनकम टैक्स आपको आ रहा होगा क्योंकि इनकम जनरेट ही नहीं हो रही है, और ना ही आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। तो आउटपुट नहीं प्रोड्यूस हो रही तो लोग चीजें बाय भी नहीं कर रहे। तो जो चीजों पे टैक्स लगता है जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, या जैसे जीएसटी होता है, आप होटल जाते हैं तो वहां पे आपको टैक्स देना होता है, कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देना होता है, तो वो भी फिर टैक्स नहीं आएगा। तो फिर गवर्नमेंट स्पेंड कैसे करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जहां भी खर्च करना है, हेल्थ केयर पे, पावर पावर प्रोजेक्ट्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, या क्या कहते हैं, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए या पुअर लोगों को सपोर्ट करने के लिए, वो नहीं कर पाएगी ना। और फिर फर्म्स विल बी डिस्करेज्ड, राइट, फर्म्स विल बी डिस्करेज्ड। तो वो क्यों डिस्करेज होंगी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जिस मुल्क में नहीं हो रही, आउटपुट नहीं बन रही, तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है ना। तो वहां फर्म्स आना नहीं चाहेंगी ना कि यार ये तो मुल्क जो है वो फर्म्स के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर रहा। क्योंकि अगर वहाँ आउटपुट वो इकोनॉमिक ग्रोथ जिस मुल्क में नहीं हो रही तो इसका मतलब कि वहां पर चीजों की डिमांड भी कम होगी ना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। तो वहां पर शायद फर्म्स हेजिटेट करें ऐसे मुल्क में जाना जहां पर ग्रोथ नहीं है। हर कंट्री चाहता है, वो बिजनेस चाहता है कि उस मुल्क में जाए जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है। तो ये भी मसला है। अच्छा, फिर इसी तरह स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का। जस्ट ए मिनट। अच्छा, तो स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना वो आपको पता ही है, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आए, बैलेंस जो है ना वो स्टेबल रहे। अब आपके सर ये क्या, एक्सपोर्ट्स अगर ज्यादा हो तो अच्छी बात ही है, इंपोर्ट चलो ज्यादा हो अच्छी बात नहीं है, समझ आती है कि फॉरेन करेंसी रिजर्व खत्म हो जाएंगे, कल को हमने कुछ इंपोर्ट करना है, स्पेशली दो आइटम्स बेचारा एसेंशियल फॉरेन इकोनॉमी, तो वो नहीं खरीद पाएंगे, फाइन। एक्सपोर्ट अगर ज्यादा होना शुरू हो जाए और ज्यादा ही होती जाए तो वो क्यों नहीं अच्छा, है ना, ये बात सोचने वाली। पहला पॉइंट समझ आ रहा है ना, मे रन आउट ऑफ फॉरेन करेंसी टू बाय इंपोर्ट, समझ आती है। नीचे मैंने लिखा एक्सचेंज रेट फॉल भी कर सकता है, राइज भी कर सकता है अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल नहीं है तो। मतलब अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं इंपोर्ट से तो आपका एक्सचेंज रेट बढ़ेगा,
और अगर आपकी इम्पोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो वो कम होगा। पर ये भी हमने आखिरी चैप्टर में पढ़ना है एक्सचेंज रेट में, लेकिन यहाँ पर जिक्र आया तो थोड़ी सी बात तो उस पर हम कर ही लेते हैं। क्या भाई, इम्पोर्ट अगर ज्यादा है तो समझ आती है नुकसान है, एक्सपोर्ट ज्यादा होने से क्या नुकसान हो रहा है, और ज्यादा ही होती जा रही है तो अच्छी बात है। क्या ख्याल है? सर पता नहीं। नहीं पता। देखो, एक्सचेंज रेट आपका ना, ये डिपेंड करता है कि आपकी करेंसी कितनी खरीदी जा रही है और आप अपनी करेंसी बेच कितनी रही है। मतलब किसी ने बाहर के मुल्क जाना है अमेरिका में, तो वो क्या करेगा, वो पाकिस्तानी करेंसी सप्लाई करता है, यानी कि बेचता है अपनी करेंसी, ताकि उसे डॉलर मिले और वो बाहर चला जाए। कोई अगर पाकिस्तान में आता है तो वो फिर अपनी करेंसी बेचता है। फर्ज किया कोई अमेरिका अमेरिका से आया है तो वो अपनी करेंसी बेचेगा, यानी कि डॉलर सप्लाई करेगा, और पाकिस्तानी करेंसी खरीद लेगा, यानी कि पाकिस्तान करेंसी को डिमांड करेगा। इतना ही वैसा है ना, डिमांड सप्लाई हम बाद में आगे पढ़ेंगे। तो जब किसी करेंसी की डिमांड ज्यादा होती है ना, तो उसकी उसका एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे भी डॉलर ऊपर जा रहा है, ऊपर इसलिए जा रहा है कि डॉलर हमारे पे है नहीं, हमें डॉलर लेने पड़ेंगे, और हमारी हमारी करेंसी को खरीद नहीं रहा, तो हमारी करेंसी नीचे जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, तो वो डॉलर ज्यादा खरीदा जा रहा है, रुपये कोई ले नहीं रहा। हालात जो खराब है मुल्क के, कोई मुल्क में आना नहीं जा रहा, तो जब आना नहीं जा रहा तो रुपये को खरीदेगा, तो रुपये की वैल्यू नीचे जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है। तो उसका नुकसान ये है कि कल को हमने जब जैसे पेट्रोल लेना है या इम्पोर्टेड आइटम लेनी है, तो वो तो महंगी पड़ जाएंगी ना हमें। उनकी प्राइस वही होगी, लेकिन क्योंकि हमें डॉलर में पे करना है, तो डॉलर अब अगर 100 270 का हो गया, तो फिर हमें पहले अपने रुपीज को बेचना पड़ेगा डॉलर खरीदने के लिए। तो वो हमें फिर अब एक डॉलर 200, पहले 100 रुपए का एक डॉलर मिलता था, हम 100 रुपए देते थे, एक डॉलर मिल जाता था। अब हम 270 रुपए देते हैं तो एक डॉलर मिलता है, तो हमें तो महंगा पड़ गया ना इम्पोर्ट। इसी तरह एक्सपोर्ट्स को ले लो, तो अगर आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, आपकी चीजें बिक रही हैं, तो लोग आपकी करेंसी डिमांड कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने आपको पे करना है। अपनी करेंसी बेचेंगे, आपकी खरीदेंगे, तो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट ऊपर को जाएगा। लेकिन दूसरों के लिए अब आपकी चीजें महंगी हो जाएंगी। आप उतने की बेच रहे हैं, लेकिन जब वो कन्वर्ट करते हैं तो उन्हें महंगी पड़ेगी, क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट ऊपर को जा रहा है, तो उससे आपकी एक्सपोर्ट्स कम होना शुरू हो जाएगी। पहले तो पेमेंट पे उल्टा इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा अगर जरूरत से ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो जाए। इसीलिए कहते हैं पहले तो पेमेंट को स्टेबल रखिए। तो पहली बात की, जी सर। और इसको डिटेल में एक्सचेंज रेट के टॉपिक को हम आखिर में कवर करेंगे। अच्छा, अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम मतलब अमीरों से लेके गरीबों को दें, क्योंकि जब अमीरों का पैसा जो सेव हो रहा होता है, वो जब गरीबों को जाता है तो गरीब उसको स्पेंड करते हैं। क्योंकि पैसा अगर कहीं पड़ा हुआ है और इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। आपके पास पैसा है और आपने जमीन में दबा दिए, तो वो तो किसी के काम नहीं आ रहा ना। अगर अमीरों से लेकर गरीबों को देंगे, यानी कि गाड़ियों पे टैक्स लगा दें, लग्जरी पे टैक्स लगा दें, गरीबों को दे दें, तो गरीब उसको स्पेंड करेंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी, कोई डिमांड बढ़ेगी। राइट? समझ आ रही बात की? यस। यानी कि अगर लग्जरी टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने उन चीजों पे जो लग्जरी आइटम्स हैं जो अमीर खरीदते हैं, और अमीर वैसे ही पैसे उसके पास ज्यादा होते हैं जरूरत से, वो अमीर फिर भी खरीद लेता है, तो जो पैसे टैक्स से आते हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं या लगाए जाते हैं गरीबों के लिए। तो उससे एक तो गैप कम होता है इन पुअर और रिच के दरमियान, और दूसरा वो पैसा अब गरीब के तो पहले